दोस्तों आपकी बुक में यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है वो समसामयिकी शैक्षिक चिंतन के हैं, जो 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला भाग यूनिट 3 के रूप में है और दूसरा जो भाग है वो यूनिट 4 के रूप में। तो यूनिट 3 आपका 13 नंबर का है और यूनिट 4 भी 13 नंबर का। तो दोनों मिला के आपके समसामयिकी जो शैक्षिक चिंतन है, ये पूरा टॉपिक आपके 26 नंबर का बड़ा टॉपिक है। तो आपके जो 13 नंबर हैं वो इस वीडियो में से आने वाले हैं। दो यूनिट 3 के दोस्तों सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे, इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं होगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक शिक्षक के संबंध में जे कृष्णामूर्ति के विचार लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा, एक शिक्षक के संबंध में जो जे कृष्णामूर्ति ने लिखा है कि शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए तथा शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य विद्यार्थी को सीखने में सहायता करना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यार्थी के संबंध में जे कृष्णामूर्ति के विचार क्या हैं। अभी हमने शिक्षक के संबंध में देखे और अब नेक्स्ट कुछ प्रश्न है जो शिक्षार्थी के संबंध में, विद्यार्थी के संबंध में है। तो उन्होंने लिखा है कि शिक्षार्थी को अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकालना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे सही मूल्य व सिद्धांतों का चयन करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जे कृष्णामूर्ति ने अनुशासन के संबंध में क्या लिखा है। तो जे कृष्णामूर्ति ने अनुशासन के संबंध में लिखा है कि वास्तविक अनुशासन स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है तथा स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ विवेक तथा विनय की छाया में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना है। अगला प्रश्न है, जे कृष्णामूर्ति ने शिक्षा पर कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो उनकी प्रमुख जो किताबें हैं, पहली है एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेशन, 1953 में लिखी है इन्होंने, और दूसरी जो है ओन एजुकेशन 1974 में, तीसरी बुक बिगिनिंग्स ऑफ लर्निंग 1978 में। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल उन सूचनाओं से ही नहीं है जो बालकों के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूंसी जाती है। उन्होंने लिखा है, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता है तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते हुए विश्वकोश ऋषि बन जाते। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो स्वयं मनुष्य के पहले से ही विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद शिक्षा में किस प्रकार बल देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद शिक्षा में सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है ज्ञानार्जन का उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य है चरित्र एवं नैतिकता का विकास, तीसरा उद्देश्य है आत्मिक व मानसिक विकास, चौथा उद्देश्य है समाज सुधार की योग्यता का विकास, पांचवा जो उद्देश्य है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, और छठा उद्देश्य शारीरिक क्षमता का विकास। अगला प्रश्न है, यहाँ विवेकानंद ने किन शैक्षणिक गुणों पर बल दिया है। तो विवेकानंद ने मानव मात्र की एकता, क्षमता आधारित मूल्य, सहिष्णुता, आत्मानुशासन, संयम, कर्म पर बल जैसे शैक्षणिक गुणों पर बल दिया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, श्री अरविंद जी के शिक्षक के बारे में क्या विचार थे। श्री अरविंद जी के शिक्षक के बारे में क्या विचार थे, संक्षेप में बताइए। तो श्री अरविंद ने शिक्षक को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, हालांकि उन्होंने उसे शिक्षा के केंद्र में नहीं माना है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक नहीं है, उसे छात्रों के पक्ष प्रदर्शक और सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। वह मौन व शांत रहकर विद्यार्थी की अभिरुचियों का अध्ययन करे और उसके अनुरूप शिक्षा की सामग्री का संकलन कर प्रस्तुतिकरण करे। शिक्षकों को बाह्य ज्ञान का बोझ नहीं लादना चाहिए और न ही स्वयं विद्यार्थी को ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं ही अपने ज्ञान का सही उपयोग कहाँ कर रहा है। विद्यार्थी अपनी अभिरुचियों का ज्ञान प्राप्त करते हुए स्वयं ही स्वशिक्षा के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। श्री अरविंद ने शिक्षक व विद्यार्थी के आंतरिक जुड़ाव पर जोर दिया है। अगला प्रश्न है, मीरा अल्फसा ने शिक्षक के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो श्री अरविंद की सहयोगी मीरा माँ ने शिक्षक की निम्नांकित विशेषताएं बताई है। तो पहली विशेषता है, एक अच्छा शिक्षक होने के लिए पहले उसका एक सत्य, नायक
वह अच्छा योगी होना आवश्यक है। दूसरी है वह अनुशासित व समग्र व्यक्तित्व वाला हो। तीसरी है वह अपने अहम का त्याग कर वह मन पर काबू कर सकने वाला हो। चौथा, शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ साथ आगे बढ़े। पांचवा है शिक्षक का सम्मान करने के लिए शिक्षक को सम्मान का पात्र सम्मानीय होना जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की और क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना करी और क्यों करी? रविंद्रनाथ टैगोर ने आदर्श समाज की कल्पना की। उनके अनुसार समाज में रहने वाला प्रत्येक सदस्य मानवीय गुणों से वशीभूत हो। शारीरिक रूप से मानव तो वे रहते हैं, अंतःकरण से मानवीय गुण उनमें हो। उनके कर्म, सोच, कार्य मानव की तरह रहे। पाठ्यक्रम प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाए जाए ताकि प्रकृति की गोद में रहकर वे स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कर सके। बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। प्रकृति की गोद में शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को सामाजिक संपर्क स्थापित करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, जिससे उसमें समाज सेवा तथा सुशासन की भावनाएं विकसित हो सके। शिक्षा में भारतीय समाज की पृष्ठभूमि तथा भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराया जाए। एक सभ्य समाज का निर्माण प्रत्येक परिवार के सदस्यों से हो सके। एक अच्छा समाज एक अच्छे राज्य को जन्म देता है तथा राज्यों का मेल देश का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और अथवा में टैगोर के अनुसार एक विद्यालय में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है, टैगोर ने कला को शिक्षा के बहुत नज़दीक माना है। हस्तशिल्प उनके विद्यालय शांति निकेतन में शिक्षा का एक मूलभूत विषय था। यहाँ सभी बच्चों को न एक व्यवसाय सीखना अनिवार्य था। एक अन्य मुख्य गतिविधि के अंतर्गत कृषि, ऋण, सिंचाई, अन्न भंडार आदि के लिए समितियाँ गठित थी। ग्रामीणों से अपेक्षा थी कि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए ग्रामोद्योग अपनाएं। गांव के स्कूलों की देखभाल, चल पुस्तकालय का संचालन, स्काउट गतिविधि द्वारा सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा डिस्पेंसरी व मातृ शिशु कल्याण केंद्र भी शुरू किए गए। शांति निकेतन का उद्देश्य कार्य को आनंद को शामिल करना। पिकनिक, भ्रमण, संगीत, नाट्य, सामाजिक धार्मिक समारोह आदि की यहाँ की नियमित गतिविधियों में सम्मिलित थे। गाँवों की जिंदगी में उत्साह लाने के साथ ही इन उत्सवों में बच्चों और बड़ों को मिलजुल कर काम करने के अवसर भी उपलब्ध कराए गए। शांति निकेतन में प्रयोग में लाया गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम गाँवों के विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रम के रूप में भारत की पंचवर्षीय योजना में भी अपनाया गया। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय के समाज में सभी को शिक्षा का समान अधिकार व अवसर प्राप्त नहीं था। क्या वर्तमान में भी यही स्थिति है अथवा बदलाव आया है? तथ्यों पर सही उचित विचार लिखिए। DLED 2016 में दोस्तों यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा, अंबेडकर के काल में भारतीय समाज में चातुर्वर्ण व्यवस्था लागू थी, जिस कारण शिक्षा सभी के लिए सुलभ न थी। शिक्षा एक छोटे से वर्ग तक सीमित थी। यह कभी भी बहुजनों का अधिकार और अवसर नहीं रही। वस्तुतः चातुर्वर्ण व्यवस्था में एक ही वर्ग शिक्षा प्राप्त कर सकता था और बाकी जनता उससे वंचित रखी गई थी। लिखना पढ़ना थोड़े से उच्च वर्गों का अधिकार बन गया था तथा निम्न वर्गों का भाग्य निरक्षरता के अंधकार से बंद कर रह गया था। वर्ण व्यवस्था सामाजिक भेदभाव पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था अनिवार्य सेवाओं और प्रतिबंधों का एक संग्रह थी, जो जानबूझकर समाज में अधिकांश लोगों को कुछ गिने चुने लोगों की सेवा में लगाए रखने के लिए बनाई गई। ब्राह्मण शास्त्रकारों द्वारा रचित चातुर्वर्ण संबंधी विद्वान शूद्र विरोधी थे। इसमें शूद्रों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों से वंचित किया गया।
लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इस स्थिति में बदलाव आया। भारतीय संविधान ने धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करते हुए सभी को समान अधिकार व अवसर उपलब्ध करवाए, जिससे शिक्षा सभी वर्गों को प्राप्त होने लगी। शिक्षा पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं रहा, जिससे कमजोर और निम्न वर्ग को भी शिक्षा प्राप्त होने लगी, जिससे उसकी स्थिति में परिवर्तन आया। वे सरकारी उच्च पदों पर आसीन होने लगे। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों में साक्षरता बढ़ने लगी, जिससे वह वर्ग भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने लगा है। वर्तमान में यह वर्ग भी राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो गया है तथा निरंतर उन्नति कर रहा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा सिद्धांत को समझाइए। डीएलएड 2018 में क्वेश्चन आया है। और जो अथवा में क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा का अर्थ और उसके मूलभूत सिद्धांत समझाने हैं, तो ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके अथवा में बन रहा है क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, तो ये 2015 में क्वेश्चन आया है। और इस बार आने के पूरे चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन के। या तो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत पूछ सकता है, या फिर बुनियादी शिक्षा क्या है, किस प्रकार इसकी विशेषताएं क्या है, ये सब मतलब बुनियादी शिक्षा का एक प्रश्न आपके 100% दोस्तों आने वाला है। तो बुनियादी शिक्षा को आप अच्छे से देखें। तो आइए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा का अर्थ, बेसिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा प्रणाली से है जो बालकों को पुस्तकीय और अव्यवहारिक शिक्षा से हटाकर एक मूलोद्योग पर आधारित व्यवहारिक और सर्वांगीण विकास की शिक्षा देता है। बेसिक शिक्षा बुनियादी है, अर्थात वह बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। ये बुनियादी सिद्धांत है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा, जीवन से संबंधित शिक्षा, हस्तकौशल पर आधारित शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा इत्यादि। बुनियादी शिक्षा व्यक्ति और समाज के बुनियादी घनिष्ठ संबंध पर आधारित है, इसलिए वह जहाँ व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, वह समाज को भी स्वावलंबी बनाती है। और यह शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी है। बुनियादी शिक्षा योजना के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है 7 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। निःशुल्क होने से भी अमीर गरीब समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और अनिवार्य बनाकर सार्वभौमिक रूप से न्यूनतम आधारभूत शिक्षा सभा को देने की व्यवस्था बन गई है। और अगला जो उद्देश्य है, शिक्षा किसी हस्तकौशल या उत्पादन कार्य के माध्यम से दी जाए जो पाठशाला में दी जाने वाली संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाएगा। हस्तकौशल से तात्पर्य हाथ से किए जाने वाले ऐसे कौशलपूर्ण कार्य से है जो लाभप्रद और सुंदर हो। वह बौद्धिक शिक्षा का एक साधन मात्र न होगा, बल्कि वह तो साधन और साध्य दोनों ही होगा। हस्तकौशल को शिक्षा का माध्यम बनाने के फलस्वरूप शैक्षिक दृष्टि से ज्ञान अधिक ठोस व यथार्थ होगा तथा जीवन से संबद्ध होकर शिक्षण के समन्वय सिद्धांत को अधिक व्यवहारिक बनाएगा। तीसरा सिद्धांत स्वावलंबन का है, जिसके अनुसार शिक्षा अपने को चलाने का बहुत कुछ खर्च हस्तकौशल द्वारा बनाए सामान को बेचकर स्वयं ही निकाल ले। विद्यार्थी द्वारा बने सामान से कम शिक्षक का वेतन निकल जाएगा। इससे आर्थिक पक्ष के आ जाने से बालकों का काम खेल तमाशा न होकर वास्तविक उत्पादन होगा। यह सिद्धांत शिक्षा को वास्तविक जीवन से संबद्ध करता है। और चौथा सिद्धांत है शिक्षा मातृभाषा द्वारा दी जाए। इस सिद्धांत को अपनाकर शिक्षण के स्वाभाविक मार्ग को स्वीकार किया गया। इस संबंध में महात्मा गांधी ने विचारों को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार व्यक्त किया है कि सब तरह ही बुनियादी मातृभाषा की माकूल शिक्षा है जब तक आदमी पुरअसर ढंग से बातचीत करना और सही और साफ पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसमें ख्यालों की सफाई और सेहत नहीं आती। पांचवा है बेसिक शिक्षा योजना का आदर्श ऐसे नागरिक निर्माण करना है जो देश में उत्पादन कार्य वाले हों, प्रत्येक लाभदायक कार्य को आदर दें और स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, वर्णन कीजिए। डीएलएड 2019 में क्वेश्चन आया है और अथवा में इसका रूपांतरित रूप जो है, डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के किन उद्देश्यों का उल्लेख किया है, विस्तार से विवेचना कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा एवं शिक्षा के महत्व को भली प्रकार से समझते थे। वे समाज में सभी को शिक्षित, विशेषकर दलित समाज को शिक्षित होने के महत्व को समझाते थे तथा सर्वसुलभ एवं सर्वहितोपरि शिक्षा चाहते थे। सर्वहितकारी जो है शिक्षा वो चाहते थे। अतः उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिकता एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य बताए, जो निम्न प्रकार है। पहला है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। अंबेडकर का मानना था कि तत्कालीन शिक्षा द्वारा विद्यार्थी शिक्षित तो बन सकता है पर आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। शिक्षा तो प्राप्त कर सकता है पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उनके अनुसार शिक्षा जो इंसान को आत्मनिर्भर बनाए, अतः शिक्षा का प्रथम लक्ष्य विद्यार्थी को जीविकोपार्जन अर्जित करवाना सिखाना चाहिए। समाज का वो वर्ग जिसके पास धन संपदा नहीं है, वह शिक्षित भी हो जाए तो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती जब तक उसके पास कोई जीविकापार्जन का साधन नहीं होगा। सही बात है। अर्थात विद्यार्थी की रुचि के अनुसार उसे रोजगार परक शिक्षा भी अवश्य प्राप्त करवाई जानी चाहिए। नंबर 2 पर है सामाजिकता का उद्देश्य। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य स्पष्ट करते हुए अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य व्यक्ति और समाज के संपूर्ण पक्षों का समन्वयात्मक विकास करना है, क्योंकि बालक पर विद्यालय के साथ साथ समाज का भी प्रभाव पड़ता है। बालक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे पर सामाजिक कार्यों में भी उसे सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे बालक में सामाजिकता का भाव जागृत हो सके। अंबेडकर शिक्षा द्वारा बालक को सामाजिक प्राणी बनाने की बात करते हैं। समाज से कुरीतियों, रूढ़ियों, जातिवाद और सामाजिक बुराइयों का दमन तभी संभव है जब समाज में शिक्षित एवं उच्च एवं व्यापक दृष्टिकोण वाले सामाजिक प्राणी होंगे। अगला है आचरण का उद्देश्य। अंबेडकर के अनुसार विद्यार्थियों के आचरण को नियमित कर उनके व्यवहार को उनके हित के लिए बदला जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों में व्यक्तित्व की उन्नति हेतु आचरण की स्थापना को महत्व दिया है। और नंबर 4 पर है, अंबेडकर ने यह बात भलीभांति जानते थे कि भारतीय लोगों में विशेषकर दलित में शिक्षा एवं संगठन का अभाव है और इस पर कमी के कारण सामाजिक उन्नति के रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं होगा। आप रविंद्रनाथ टैगोर को और श्री अरविंद जी को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि को और स्वामी विवेकानंद जी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देख लें, और एक महात्मा गांधी जी को। तो ये 4-5 के नाम आपके सामने आए हैं, तो 4-5 टॉपिक्स भी बन गए हैं। तो आप इन 4-5 टॉपिक्स को अच्छे से देख लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।